नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी डीप विद संदीप में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ड्यूअलिज्म क्या है ना, नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक आइडियोलॉजी क्या है। तो आज हम उसी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, जियोग्राफिकल थॉट का इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो आइए इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। ये सोचो कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम स्मार्ट हो या स्लो हो, सक्सेसफुल हो या नहीं, ये सारी चीज़ें तुम्हारी मेहनत से डिसाइड नहीं होंगी, ये तुम्हारे गांव या शहर का मौसम डिसाइड करेगा। तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो सेम चीज़ 19वीं सेंचुरी के जियोग्राफर ने बोली। उन्होंने कहा कि जो इंसान है वो कुछ नहीं करता है, एवरीथिंग इज डन बाय नेचर, नेचर ही सब कुछ करती है। और इसी सोच को जियोग्राफी में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा गया है। तो अगर हम समझें कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का सेंट्रल आइडिया क्या है ना, क्या होगा अगर तुम्हारी सक्सेस, कल्चर और लाइफ स्टाइल ये चीज़ें तुम्हारे द्वारा डिसाइड ना होकर नेचर के द्वारा डिसाइड किया जाए कि तुम सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। इस चीज़ की गारंटी तुम खुद नहीं ले रहे हो, ये कौन ले रहा है? नेचर ले रही है। तो क्या होगा? तो पुराने जो जियोग्राफर्स थे उनका मानना ये था कि नेचर कंट्रोल करती है ह्यूमन को, है ना, और दूसरी चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकती हैं। मतलब तुम्हारी मेहनत, है ना, तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी लगन, ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करेंगी, है ना। कौन डिसाइड करेगा? सारी चीज़ें नेचर डिसाइड करेगी। और इसी चीज़ को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा गया है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का अगर हम आसानी के साथ मतलब समझें तो इंसान क्या है, एक पैसिव एजेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब एज अ फॉलोवर काम कर रहा है, ना कि एक बॉस की तरह एक्ट कौन कर रहा है? नेचर। तो हमारी ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ये सारी किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट के द्वारा। तो तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, ये सारी चीज़ें, और कैसे रहोगे और कितने डेवलप करोगे, ये सारी चीज़ें तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो। ये कौन डिसाइड करेगा? इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा। अगर हम एक लाइन में इसको समझना चाहें कि अगर किसी भी जगह की सिविलाइजेशन का पता लगाना है तो उसके इन्वायरमेंट को समझ लो, तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि उस जगह की सिविलाइजेशन कैसी थी, कैसे वो इवॉल्व हुई, वहाँ पे कैसे लोग थे, है ना, और कैसे लोगों ने डेवलपमेंट किया। तो डिटर्मिनिस्टिक व्यू की अगर हम बात करें, ये बोलता है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। इसके कोर एजम्पशंस की अगर हम बात करें तो क्या है कि क्लाइमेट डिसाइड करती है कि तुम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, रिलीफ, है ना, वो डिसाइड करता है। ट्रांसपोर्ट कैसा होगा वहाँ का, इंटरेक्शन कैसा होगा। सॉइल डिसाइड करती है कि एग्रीकल्चर कैसी होगी, उस जगह की इकोनॉमी कैसी होगी। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कहना है कि ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, केवल खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग? नेचर के अकॉर्डिंग, ना कि ये कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम आज के टाइम पे ये सारी चीज़ों को देखें तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। लेकिन सोचो, जब स्टार्टिंग में जियोग्राफी का इवोल्यूशन हो रहा था तब इस चीज़ के बारे में सोचना ही एक बहुत बड़ा टास्क था अपने आप में। अगर हम एग्जांपल के साथ समझें कि कोई भी जगह अगर गर्म है तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? कॉटन के कपड़े पहनेंगे और लूज क्लॉथ पहनेंगे। कोल्ड रीजन्स में जैसे लद्दाख की अगर हम बात करें तो वहाँ के लोग वूलन क्लॉथ पहनते हैं, है ना। तो मतलब हमारी फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, हाउसिंग स्टाइल, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है? क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारे पास चॉइसेस लिमिटेड हैं। इसका रीज़न क्या है? इन्वायरमेंट। तो अगर हम बोले, है ना, हम क्यों बोले डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं कि इंसान फ्री नहीं है, इंसान अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकता है, नेचर डिसाइड करता है कि इंसान एक्ट कैसे करेगा। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो ग्रीक थॉट्स में देखे गए हैं, एंसेंट ग्रीक थॉट में देखे गए हैं। इसका डेवलपमेंट 19th और अर्लियर 20th सेंचुरी में हुआ है। बहुत सारे जियोग्राफर ने इसको सपोर्ट किया है ना। और इसके कुछ की व्यूज़ हैं जो अलग अलग स्कॉलर्स ने दिए हैं। क्या है वो हम समझते हैं। जैसे अरिस्टोटल ने बोला, अगर किसी जगह का क्लाइमेट अगर हॉट है तो वहाँ के लोग कैसे होंगे? इमोशनल होंगे। किसी भी जगह पे क्लाइमेट जो अगर कोल्ड है तो वहाँ के लोग क्या होंगे? फिजिकली स्ट्रांग होंगे लेकिन थोड़ा कम इंटेलिजेंट होंगे। अगर किसी भी जगह का मॉडरेट क्लाइमेट है तो वहाँ के लोग इंटेलिजेंट भी होंगे और उस सोसाइटी की जो ग्रोथ है वो भी क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। तो इनके हिसाब से सबसे बेस्ट लोग वही होते हैं जो कहाँ रहते हैं? मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं। तो इस एग्जाम्पल इन्होंने दिया ग्रीस का, कि ग्रीस क्या है? आइडियल इसलिए है क्योंकि उनका क्या है? क्लाइमेट परफेक्ट है। और यहाँ का क्लाइमेट परफेक्ट है इसीलिए यहाँ पे कृषि क्या हुई? स्टार्ट हुई। तो अरिस्टोटल का मानना ये था, कोई भी जगह या कोई भी इंसान ग्रेट इसलिए है क्योंकि क्या है? उनका क्लाइमेट ग्रेट है। ये आइडियोलॉजी हिपोक्रेटस को समझें तो इन्होंने बोला कि ह्यूमन हेल्थ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के।
है ना। डिजीजेस क्या हैं, ये इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक हैं। तो अगर हम एग्जांपल के साथ समझें कि ट्रॉपिकल रीजन में जैसे मलेरिया होता है ना, ज़्यादा मात्रा में फैलता है, और कोल्ड रीजन में विटामिन की डिफिशियंसीज होती हैं, जैसे एग्जांपल में विटामिन डी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो हिप्पोक्रेटस का मानना ये था कि बॉडी भी नेचर कंट्रोल करती है ना। तो सोसाइटी क्या चीज़ है, अगर बॉडी ही नेचर कंट्रोल कर रही है तो सोसाइटी तो चलो बहुत ही छोटी चीज़ है। अब हम अगले व्यू की बात करते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या बोला। फ्रेडरिक रेटजेल को फादर ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। इन्होंने बोला स्टेट इज़ लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टेट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है ना। इसको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए। तो रेटजेल ने बोला कि कोई भी स्टेट है वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। और जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाएगी वो क्या करेगा, उसको अलग से लैंड चाहिए, है ना। तो इन्होंने लेवेंसरम को कॉन्सेप्ट दिया लिविंग स्पेस का। उन्होंने बोला अगर किसी भी जगह की पॉपुलेशन लगातार ग्रो हो रही है तो उसको क्या होगी, आने वाले टाइम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्सेज की, और जब रिसोर्सेज इसके पूरे नहीं हो पाएंगे अपनी जगह पे तो ये क्या करेगा, टेरिटोरली एक्सपेंड करेगा और अगल बगल के जो भी राज्य हैं, है ना, उनको खुद में शामिल कर लेगा। यही कॉन्सेप्ट था इसका, फ्रेडरिक रेटजेल का, और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लेवेंसरम। नेक्स्ट व्यू है एलन चर्चिल सैंपल पे। सैंपल ने कहा कि ह्यूमन का इतिहास जो है ये क्या है, क्लोजली लिंक्ड है किसके साथ, क्लाइमेट के साथ, है ना। तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो बिहेवियर है, ये किसके द्वारा डिसाइड होता है, इन्वायरमेंट के साथ, है ना। तो अगर हम बात करें माउंटेन्स की, माउंटेन क्या है, आइसोलेशन में रहते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ की जो सोसाइटी है वो कैसी होती है, कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है। प्लेन्स एरिया जो है वो वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। अब एल्सवर्थ हंटिंगटन की बात करते हैं। क्लाइमेट, इन्होंने क्लाइमेट और प्रोडक्टिविटी की बात की। इन्होंने बताया कि ह्यूमन की जो इफिशियंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। अगर किसी भी जगह का क्लाइमेट मॉडरेट होगा उस जगह की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, है ना। एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझते हैं कि अगर किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो वो क्या करेगी, हमारी वर्क एफिशिएंसी को कम कर देती है। टेम्परेट रीजन क्या होती है, हमारी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, इसीलिए इस जगह पे क्या हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ह्यूमिड होता है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, चीज़ें धीरे धीरे डेवलपमेंट करती हैं, और ये कौन सा व्यू माना जाता है, डिटर्मिनिस्टिक। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, है ना। तो ये हाईलाइट करता है स्ट्रेंथ ऑफ नेचर को। इन्होंने पहली बार साइंटिफिक बेस दिया जियोग्राफी में, है ना। ये समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और एक्सप्लेन करने में, है ना। इसने क्या किया है, फ्रेमवर्क दिया है कि हम समझ सकें कि इन्वायरमेंट का कितना इन्फ्लुएंस है इंसान के बिहेवियर और उसके कल्चर में। ये एक्सप्लेनेशन देता है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट, है ना, किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे कैसे हुआ है, इस चीज़ को समझाता है कौन, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये इसके स्ट्रेंथ्स हैं। हमने इसकी स्ट्रेंथ देख ली, अब हम इसके क्रिटिसिज्म को देखेंगे कि इसकी क्रिटिसिज्म्स क्या क्या है, किसने किसने इसको क्रिटिसाइज किया है। केवल एक तरफ की स्टोरी देता है ना। इसने इंसान को क्या दिखाया है कि इंसान बहुत बेचारा है ना। इसने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के रोल को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है ना। तो अगर कहें कि अगर नेचर ही हर चीज़ डिसाइड करती है तो दुबई कैसे बना, है ना। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर मान लो किसी भी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो हम अपने रूम के अंदर क्या कर सकते हैं, एसी लगा सकते हैं। इस चीज़ को इसने इग्नोर कर दिया, मतलब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के रोल को, है ना, इसने पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, और इसने दिखाया कि एक इंसान बेचारा बेबस है, लाचार है। दूसरा क्रिटिक इसका है पॉसिबिलिस्टिक क्रिटिक है, जो ल्यूसियन फेवरे ने किया है। इन्होंने बोला कि देयर आर नो नेसेसिटीज ओनली पॉसिबिलिटीज, है ना, कि मतलब कोई भी चीज़ पहले से फिक्स नहीं है ना। मतलब कोई भी चीज़ पहले से फिक्स नहीं है ना। किसी भी स्टेज में, है ना, कोई भी स्टेज हो, है ना, उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अलग अलग टाइम पे। इन्वायरमेंट क्या करता है, केवल ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ह्यूमंस हैं जिसको डिसीजंस लेने हैं। अगर इन्वायरमेंट ने चलो कुछ भी बोल दिया कि ऑप्शन दे दिया कुछ भी, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन कौन लेगा, ह्यूमन खुद लेते हैं, है ना। तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ह्यूमंस की है ना। अगर नेचर ने क्या किया, किसी चीज़ को ये डिसाइड किया है कि इस जगह बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, लेकिन इंसान अपने इनोवेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ इस जगह पे एसी लगा सकता है ना। तो इन्वायरमेंट तो ऑप्शन देती है, केवल ऑप्शन देती है, ह्यूमन खुद डिसाइड करता है इस जगह में हमें कैसे रहना है, हमको खुद कैसे इवॉल्व करना है। कार्ल सॉयर ने कल्चरल लैंडस्केप का एग्जाम्पल दिया, बोला कि नेचर ही नहीं, कल्चर भी डिसाइड करता है ना, कि उस जगह पे कैसे चीज़ें होंगी। तो वे बोलता है कल्चर इज़ द नेचर एजेंट, नेचर इज़ द मीडियम, है ना।
मेन क्या है, कल्चर ही है ना। नेचर तो एक केवल माध्यम है ना, कि अगर किसी भी जगह पर क्लाइमेट सेम भी है तो उस जगह का कल्चर क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। अगर हम इथिकल क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये किसको जस्टिफाई करता है, कॉलोनियलिज्म को। इसने बोला कि यूरोपियंस क्या हैं, सुपीरियर हैं, और ट्रॉपिकल एरियाज पे जो भी लोग रहते हैं वो क्या है, बैकवर्ड हैं। इसीलिए आज के टाइम पे अगर हम देखें, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है ये साइंटिफिकली गलत है ना, और इथिकली अगर हम बात करें इसकी तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है आज के टाइम पे। अगर हम इसके प्रेजेंट स्टेटस और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रेजेंट में इसका स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, ये अब एक्सेप्टेड नहीं है इसके प्योर फॉर्म में, है ना। केवल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए हम इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यही रीज़न था कि सबसे पहले ह्यूमन और इन्वायरमेंटल के बीच में डिबेट स्टार्ट हुई, और इसी के कारण जब डिबेट स्टार्ट हुई तो पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म का एक फिलॉसफी आई। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या था, ये जियोग्राफी का एक स्टार्टिंग पॉइंट था, पर ये वन साइडेड था, है ना। इसने सिखाया कि नेचर इंपॉर्टेंट है ना, पर ये भूल गया कि इंसान क्या कर सकता है, सोच सकता है ना। इसी के रिएक्शन में पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म्स की थ्योरीज इवॉल्व हुई आगे चल के। कि अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो नेचर क्या करता है, इन्फ्लुएंस तो करता है ह्यूमन को, लेकिन पूरी तरह से उनको कंट्रोल नहीं करता है ना। ह्यूमंस क्या है, इतने इंटेलिजेंट और इनोवेटिव हैं कि ये खुद को क्या कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, है ना। इन्हें नेचर के हिसाब से खुद को टाई करने की ज़रूरत नहीं है ना, कि ये खुद को नेचर से बांध दें कि नेचर जो करेगा तो ठीक है, नेचर के हिसाब से हम अपने आप को ढलते जाएंगे। इंसान इतना ज़्यादा खुद इंटेलिजेंट है ना, और खुद को इतना इनोवेटिव बना सकता है कि ये जो नेचर के रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, उनको तोड़ के अपने आप को क्या करें, इवॉल्व करें, है ना। तो अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक शुरुआत है, ये एंड नहीं है। तो डिटर्मिनिज्म में जब रिएक्शंस आए, है ना, तो उसने क्या किया, पॉसिबिलिज्म को जन्म दिया, है ना। जब इंसान ये सोचने लगा, है ना, कि मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ, इनोवेट कर सकता हूँ, है ना, खुद को इवॉल्व कर सकता हूँ, तो इससे क्या हुई, हमको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखी, है ना। इससे ही वर्थ हुआ किसका, पॉसिबिलिज्म का। तो नेचर क्या करती है, लिमिट सेट करती है, लेकिन इंसान के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा, वो नेचर का रास्ता चुनता है या खुद के अंदर चेंजेस ला के खुद को इवॉल्व करता है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगली वीडियो हम पॉसिबिलिज्म पे लाएंगे, है ना। और धीरे धीरे करके जितने भी जियोग्राफिकल थॉट्स हैं उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।